अस्सलाम वालेकुम। मज़ा आ गया मैच देखने में। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। हसरंगा ने मैच को दिलचस्प बना दिया था। वो तो आखिरी में सेकंड लास्ट ओवर में वो आउट हो गए, वरना मैच और इंटरेस्टिंग होना था। लेकिन आप देखें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने भी बड़ा ज़बरदस्त। सलमान अली आगा ने, मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने, पाकिस्तान की 4 विकेटें 85 के स्कोर के करीब गिर गई। लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी है अंडर प्रेशर। सलमान अली आगा की तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। मेरी आप पहले की वीडियो भी निकाल के देख लें। मैं सलमान अली आगा को कहते हैं कि वो ओडीआई का बैट्समैन है, T20 का नहीं है सलमान अली आगा। लेकिन ओडीआई की फॉर्म क्या पता T20 ट्राई नेशन सीरीज जो होने वाली है उसमें काम आ जाए। अगर तो आ जाती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर होगी और वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। हुसैन तलत और सलमान अली आगा ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करी कि देखें आप, जब 4 विकेटें गिरी तो कहीं ना कहीं ये ख्यालात आना शुरू हो गए थे कि शायद 160 170 200 तक हम पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। लेकिन 138 रन की इतनी इनकी शराकतदारी हुई, जिसमें 62 रन का हिस्सा हुसैन तलत का था। और आप स्ट्राइक रेट देखें दोनों का 100+ स्ट्राइक रेट। ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि 100+ स्ट्राइक रेट, 138 रन की पार्टनरशिप हुई इनकी। सलमान अली आगा ने भी 87 समथिंग कुछ बॉल खेली है, जिसमें उसने सेंचुरी मारी है। तो टोटल इनकी वजह से अच्छा हो गया। 5th विकेट जब गिरी तो 35 रन थे शायद, 33 या 35 रन थे। उसके बाद हसन मोहम्मद नवाज ने जो बैटिंग करी है वो फिनिश हमने बहुत अच्छा करा। आखिरी 10 ओवरों में 104 रन बनाए। आप देखें 1 विकेट गिरी हमारी, आखिरी 4 ओवर में हमने 110 रन बनाए। और आप शुरू के 10-12 ओवर देखें तो कोई रन स्कोर नहीं थे हमारे। ये फ़खर जमान जो है 52-55 बॉलों पे उन्होंने 27-28 रन बनाए। बाबर आजम ने भी 51 बॉलों पे शायद 27-28 रन 29 रन बनाए। ये थोड़े से अंडर प्रेशर खेल रहे थे, शायद दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, इस वजह से बाबर आजम की 83 इनिंग हो गई है, कोई सेंचुरी नहीं आ रही। ये कब ये कहर टूटेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी पूरी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं कि उनके बैट से कोई सेंचुरी आए। 83 इनिंग्स हो गई और तकरीबन तकरीबन 26 महीने हो गए, कोई सेंचुरी नहीं आई किसी भी फॉर्मेट में। आखिरी सेंचुरी इन्होंने 2023 में नेपाल के खिलाफ बनाई थी एशिया कप में। लेकिन अब देखें उसके बाद से इनका बैट खामोश है, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। इनके 2.5 सालों में 226 महीनों में तकरीबन 30-31 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए, जिसमें कोई सेंचुरी नहीं है। विराट कोहली पे भी ऐसा वक्त आया था, लेकिन उनकी इन एवरेज जो है वो 36 की थी। बाबर आजम की 83 इनिंग्स में एवरेज है 31 की तकरीबन। तो उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं कि सेकेंड ओडीआई में उनकी बैट से सेंचुरी आए, ये बड़ी खुशाइन होगी। इनके ऊपर से ये बुराई टले। देखने को तरस गए बाबर आजम के बैट से सेंचुरी, वरना यही बैट्समैन होता था हर दूसरे मैच में 50, हर दूसरे मैच में सेंचुरी, हर चौथे मैच में सेंचुरी। लेकिन अब पता नहीं क्या किसी की नज़र लग गई हो, किसी ने बोला है कि शायद वो काला जादू हुआ हुआ है। खैर, उम्मीद है कि सेकंड ओडीआई में बाबर आजम अच्छा खेलेंगे, सेंचुरी मारेंगे, हमारी तो पूरी दुआएं हैं। और आप सेकंड इनिंग में श्रीलंका के देखें कि श्रीलंका का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ। वो पहले पावर प्ले में ही उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाई और उन्होंने 72 रन शायद बना लिए थे विदाउट विकेट, 72 रन पावर प्ले में। उसके बाद दीगरे 1-2 विकेट ऊपर चले गिरी, उसके बाद उनका रन रेट रुका है। फिर हारिस भाई आए हैं तो हारिस भाई का तो कमाल ही कर दिया कल। यकीन ही नहीं आता, हारिस रऊफ शुरू की 4 विकेटें ही मोहम्मद हारिस रऊफ ने लिए। देखें ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी फॉर्म आई है कि ये मेरे ख्याल में ये कोई काफ़ी टाइम के बाद इनकी 4 विकेट हॉल है। उसके बाद नवाज ने भी हिस्सा डाला। फिर नसीम शाह ने भी आखिर में जो असरंगा को आउट कराया, तो शायद कहीं ना कहीं मैच में जान आ गई, वरना तो आखिर तक फंसे हुए थे। मैं कहता हूँ मैच ऐसा ही होना चाहिए जो लास्ट ओवर तक जाए। वो तो लास्ट ओवर में तो यकीनन पाकिस्तान जीत ही गया था, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर तक जो है ना मैच फंसा हुआ था। ऐसा ही मैच होना चाहिए जो मज़ा आए देखने में। मैच के पैसे वसूल, जो स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं वो भी, और जो टीवी मोबाइलों पे देख रहे हैं वो भी, उनके भी पैसे वसूल हो जाते हैं। मज़ा आता है ना, वन साइडेड मैच मज़ा नहीं आता। अब यही चीज़ देखें, श्रीलंका 7 सीरीज में से 6 सीरीज जीत कर आ रहा है वो, जिसमें 5 अपने होम ग्राउंड पे उन्होंने इंडिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया। अवे सीरीज जो खेली है वो एक न्यूजीलैंड से सिर्फ श्रीलंका ने हारी है। और हमसे वो मुसलसल ये कल 10वां मैच हार गए। तो हम तो शायद ये 11वां और 12वां मैच भी हरा दें इंशाल्लाह।
लेकिन आप श्रीलंका 6 सीरीज जीत कर आ रहा है, उसके बावजूद हमने उनको ज़ेर कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। बॉलिंग में आप देखें कि बॉलिंग शाहिन अफरीदी ने कोई खातिर खा कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करी, लेकिन उनकी कप्तानी नज़र आई। आप देखें जब सलमान अली आगा से कैच ड्रॉप हुआ तो उनका कोई रिएक्शन कोई ऐसा नहीं था कि मतलब नागवार गुजरा हो, वो हंस रहे थे। सलमान अली आगा भी हंस रहे थे जब उन्होंने अपनी वो जर्सी पहनी शाहिन अफरीदी ने, तो उस वक्त भी वो हंस रहे थे। मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं बना हुआ इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि शायद रिजवान की कप्तानी गई है और शाहिन अफरीदी को कप्तानी मिली है, तो शायद इनमें कोई इख्तलाफ हो। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। शाहिन अफरीदी का पिछले दिनों बयान भी आया कि मैंने मोहम्मद रिजवान से बोला था, तो उन्होंने कहा भाई मेरी सपोर्ट आपके साथ है, आप बनो कैप्टन, अब मेरे मुल्क के कप्तान बन रहे हो आप, मेरे नहीं बन रहे हो सिर्फ 24 करोड़ आवाम के कप्तान हो। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त यूनिटी नज़र आ रही है, और अल्लाह करे कि ये यूनिटी बराबर रहे, बराबर चलती रहे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि किसी भी कप्तान को आप मुकर्रर करते हैं ना, उनको एक टाइम लाइन दें कि आप इतने अरसे तक के लिए ओडीआई के कप्तान हैं या इतने अरसे के लिए T20 के कप्तान हैं, और उसके बाद हम आपसे जो है ना रिकॉर्ड लेंगे कि आपने कितनी सीरीज खेली, कितने टूर्नामेंट खेले, और उसमें क्या आपका परफॉर्म रहा। चाहे वो टेस्ट का ही कप्तान क्यों ना हो, शान मसूद, मैं ये नहीं कहता उसको बनाओ उसको बनाओ, आप किसी को भी बना दो कप्तान, लेकिन उसको फ्री हैंड दें। फ्री हैंड जब आप देंगे ना तो उनसे फिर जवाब भी तलब कर सकते हैं। अभी टीम आप कोच और सिलेक्टर की मर्जी की बना रहे हैं और जवाब कप्तान से मांग रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइंसाफ़ी रिजवान के साथ हुई है, और मैं कहता हूँ हसन नवाज के साथ भी हुई है, जो उनको डोमेस्टिक के लिए छोड़ा गया है कि आप डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें। और वही बात है कि उनको आप उनके नंबर पर नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। वो अपने नंबर पर खेलें, ओपन खेलें, वन डाउन खेलें, तो ये उनका नंबर है। वहाँ अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, आप बिठा दें, आप बताएं कि आप जाएं डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक खेल कर आएँ, फिर जो आपकी फॉर्म होगी हम उस तरीके से आपको रिटर्न करेंगे टीम में। मैच देखने में बहुत मज़ा आया, और हसरंगा ने दिल खुश कर दिया। लेकिन मैं नहीं कहता कि हम हर मैच जीतें। मैच बस टक्कर का होना चाहिए, जो आखिरी लम्हा तक पता ना चले कि कौन जीते, तीनों रिजल्ट अवेलेबल हो। आप भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, और ड्रॉ भी हो सकता है। और इसी तरह मैच होने चाहिए। पिंडी की विकेट ने बता दिया कि सही विकेट बनाई इन्होंने, अगर तो स्पिन ट्रैक बना देते ये तो शायद खुद ही फंस जाते। देखिए ना, शुरू की 4 विकेटें हमारी गिरी, हम फंस गए थे। हमारे इतने जल्दी रन नहीं बन रहे थे। 23 या 21 बॉलों पे पहला रन आया था शुरू में, जब साइम अयूब आउट हुए। तो अगर टोटली स्पिन ट्रैक होता है जैसे हम अफ्रीका के लिए बनाए थे टेस्ट मैच में, तो ये मेरे ख्याल में गलत हो जाता, पाकिस्तान तो शायद 150-160 पे ही बुक हो जाता। लेकिन सही थी विकेट, जिसकी वजह से 300 रन बना लिए पाकिस्तान ने। इसका सारा क्रेडिट मैं देता हूँ सलमान अली आगा, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज को। इन तीनों को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान 300 रन के टारगेट तक पहुंचा, और 300 रन फिर डिफेंड भी करे। लेकिन आखिर में फिर वही बात कि हसरंगा ने जो बैटिंग करी, लाजवाब बैटिंग करी, जबकि उनको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया था। लेकिन फिर जब हारिस रऊफ आए तो हारिस रऊफ ने दीगरे ऊपर तले 4 विकेटें ली, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका प्रेशर में आया, फिर उनका रन रेट भी डाउन हुआ। वरना जिस तरह वो खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये 40-45 ओवर में 300 रन चेस कर जाएंगे। आखिर में विकेटें गिर रही थी, आप देखें जब हसरंगा और इनका वो थिक्साना बैटिंग कर रहे थे, ये 8 विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन फिर भी रन रेट नहीं रुक रहा था। आप चेस करने जा रहे हैं तो इसी तरह होना चाहिए। विकेटें गिरती है, आप जितना भी सेव कर लें, विकेटें गिरती है, लेकिन आपका रन रेट नहीं रुकना चाहिए। एंड में आकर भी आप देख लें कि 2 ओवरों में आखिरी 21 रन चाहिए थे, अवेलेबल थे, आराम से बना सकते थे ये। बस वो हसरंगा और नसीम शाह का सेकंड लास्ट ओवर बड़ा ज़बरदस्त गया। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि पाकिस्तान को 4 प्रॉपर बॉलर खिलाने चाहिए। कल देख लें, कल का मैच अगर हसरंगा आउट ना हुए होते और हसरंगा ने सेकंड लास्ट ओवर में नसीम शाह के कोई 5-7-8 रन भी बना लिए होते ना, तो आखिरी के आपके 12-13 रन गले को आ जाने थे। सारी बुराई हुसैन तलत के सर आ जाती। तो हसरंगा आउट हो गए, जाहिर है फिर लोअर ऑर्डर में कोई बैट्समैन उनका इतना कोई खास है नहीं। नसीम शाह को आप क्रेडिट दें कि उसने हसरंगा को आउट करा, और मेरे ख्याल में प्रॉपर 4 बॉलर होने चाहिए। आपने ये साम अयूब से 1 ओवर कराया, 12 रन दिए, उन्हें साइड कर दिया। तभी तो आप 10-10 ओवर करा देते। क्या समझ ही नहीं आ रही भाई, 4 प्रॉपर बॉलर खेलें। आप एक ऑलराउंडर हो,
और आपके 6 बैट्समैन होने चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन। या नसीम शाह को आप ले लें और फ़हीम अशरफ को ले लें या फिर मोहम्मद नवाज़ को ले लें। 4 प्रॉपर आपके बॉलर होने चाहिए। बहरहाल जीत गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बुराइयां ख़त्म हो गई। हमें गौर करना चाहिए कि हम मैच में कल भी फंसे हुए थे, कोई बहुत इजीली आराम से नहीं जीत गए। असरंगा का आउट होना हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। असरंगा आउट नहीं होते तो आखिरी ओवर आप देखते कि हुसैन तलत के ऊपर बुराई आनी थी, वो तो आपने 17, 18, 20 रन के करीब देने थे, तो फिर तो जाहिर है मुश्किल होता है और 10वें 11वें नंबर के बैट्समैन के लिए। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचों में 4 प्रॉपर बॉलर खेलेंगे, चाहे आप इसको इब्रार अहमद को खिला लें या दूसरे तारिक उस्मान तारिक को खिला लें, कोई एक स्पिनर डाल दें और एक ऑलराउंडर के साथ जाए। आपके पास फिर भी सलमान बॉलिंग कर सकते हैं, साइम बॉलिंग कर सकते हैं, आपके पास फिर भी 7 बॉलर होंगे। एक ऑलराउंडर, 4 बॉलर और 2 आपके साइम अयूब और सलमान अली आगा तो खेल ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर बॉलर खेलने चाहिए। मैच फंस गया था और मैच निकल भी जाना था। बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।